नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय रूस में हैं। रूस से बड़ी सुंदर सुंदर तस्वीरें आ रही हैं। उनको अपने घर ले गए, वहां के राष्ट्रपति आराम से वो लोग बैठे, उसके बाद वहां का सर्वश्रेष्ठ सम्मान उनको दिया गया और भी तमाम सारी बातें आ रही हैं। दरअसल तस्वीरें देखकर तारीफ करना, तस्वीरें देखकर ट्रॉल करना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जीरो समझ से उपजता है, कई बार निगेटिव समझ से भी उपजता है। लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री का विदेश जाना, किसी भी प्रधानमंत्री का विदेश में मिलना, बातचीत करना अक्सर उसका एक एजेंडा होता है। जितना दिखता है उसके पीछे बहुत कुछ होता है। अब ये तो मजाहिया बात है ही कि कहा जाए कि पहली बार भारत को सम्मान मिल रहा है। ये तो, इस पर तो किसी को भी हंसी आएगी। जो थोड़ा बहुत इतिहास जानता है वो जानता है कि इसके पहले भी जो प्रधानमंत्री रहे हों, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे इंदिरा गांधी, चाहे आप पीछे जाके नेहरू और शास्त्री तक चले जाएं, इन सबको सम्मान मिलता रहा है। वहां पर जो सम्मान मिलता है वो देश के प्रधानमंत्री को मिलता है, किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलता है। नंबर वन ये। नंबर टू ये कि फ्रांस और इंग्लैंड में जिस तरह से सरकारें बदली हैं, उसको लेकर भी हमारे यहाँ जिस तरह की बातें हो रही हैं, काफी आधी अधूरी बातें हैं। इस समय लेबर को लेफ्ट कहना या लेबर को ये कहना कि वो बड़े प्रगतिशील हैं, ये भी अपने आप में एक आश्चर्यजनक है। जो भी इस ट्रेमर की पिछले 2-3 साल की, 2 साल की कम से कम राजनीति जानता है, लेबर पार्टी को उसने कितना बदला है, उसको ये पता है कि इसको लेफ्ट नहीं कहा जा सकता है। इंग्लैंड में बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। फ्रांस के अंदर जरूर एक बड़ा बदलाव आया है। राइट विंग के जीतने की उम्मीद की जा रही थी। आज मैं पढ़ रहा था कि मैक्रा ने बाकायदा इजराइल से शिकायत की है कि वहां के एक जो मंत्री हैं, वो वहां के राइट विंग को जिस तरह से ओपन सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ के मामलों में दखलंदाजी है। अब लेफ्ट विंग वहां पर जीता है, वहां का लेफ्ट कैसा है, उसकी क्या नीतियां हैं, ये सारी चीजें समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। तभी हम समझ पाएंगे कि भारत और विश्व पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन बात की शुरुआत मोदी जी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रशिया यात्रा पर। आमतौर से मोदी जी को और भारत को अमेरिका का प्रिय, अमेरिका का करीबी माना जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब प्रतिबंध लगाया गया तो रूस से तेल खरीदना, सस्ता तेल खरीदना यूरोप के देशों ने तो बंद कर दिया, जिसके चलते जो बर्बादी हुई है उस पर प्रकाश भाई कई बार बात कर चुके हैं। लेकिन भारत उस समय नहीं झुका और भारत ने वहां से तेल खरीदना जारी रखा। अब इसके बाद वो रशिया गए हैं। रशिया क्यों गए हैं, उसके पीछे क्या है, जिस तरह का स्वागत मिल रहा है, यहां तक कि जो सम्मान मिला है, इसको भी याद रखिए कि इस तरह के जो सम्मान भी होते हैं उनकी भी अपनी राजनीति होती है, उसको हम चाहते हैं समझना। प्रकाश भाई, बिना किसी सवाल के पहले आप जो भी कहना चाहें, आपकी एक टिप्पणी, और उसके बाद बात करते हैं। बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, 5 साल के बाद हमारे प्रधानमंत्री गए हैं रूस, तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण यात्रा है। लेकिन उस बीच में हमने देखा कि 2022 में इन लोगों की मुलाकात समरकंद में हुई थी, शंघाई कोऑपरेशन संगठन की बैठक में। और पिछले साल भारत अध्यक्ष था एससीओ का, तो वर्चुअल मीटिंग हम लोग, हमारी सरकार ने आयोजन नहीं किया, लेकिन वर्चुअली शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें कि व्लादिमीर पुतिन भी उसमें मौजूद थे और शी जिनपिंग भी थे। तो लेकिन हाँ, यह जरूर है कि पिछले करीब 25 सालों में भारत और रूस के संबंध, 10 साल तो आप, 90 का दशक तो आप छोड़ ही दें, क्योंकि सोवियत संघ का पतन हुआ था, रूस की भी स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उस समय बहुत कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन 2000 में उसके पहले गोरबाचेव से काफी अच्छे रिश्ते थे राजीव गांधी के। काफी सारी न सिर्फ तस्वीरें और न काफी सिर्फ सारी बातें न हमने सिर्फ देखी हैं। न सिर्फ गोरबाचोव से, बल्कि आप देखें कि ख्रुश्चेव के जमाने में, पंडित नेहरू के जमाने में, नहीं, अभी मैं तुरंत पहले की बात कर रहा था। बाकी तो मुझे याद है, मैं बच्चा था, मिखाइल गोरबाचेव हिंदुस्तान में आए थे। नहीं, मिखाइल गोरबाचेव नहीं, बीच में एक और थे, क्या नाम था उनका। नहीं, 80 के दशक में गोरबाचोव आए थे हमारे यहाँ, भारत आए थे जब नहीं, उसके उसके प्रधानमंत्री। पहले उसके पहले भी एक साहब थे, चलिए नाम याद आ जाएगा जब बात करेंगे। ब्रेजनेव आए थे। ब्रेजनेव जब आए थे, प्रेसिडेंट ब्रेजनेव जब आए थे, तो उस समय का उत्साह मुझे याद है। और तब हम लोग बिल्कुल बच्चे थे, अखबार हुआ करते थे, टीवी कम हुआ करती थी। और हम्म। ब्रेजनेव और इंदिरा गांधी का शायद जिस तरह का तस्वीरें आई थी, जिस तरह की बातचीत हुई थी, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई थी। खैर, इतना ही नहीं, मैं ईस्वी पर याद दिला दूं, अभी वीडियो चल भी रहा है उस, जब अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी रसिया गए हैं, तो ब्रेजनेव, उनके प्रधानमंत्री और उनके विदेश मंत्री मिसेस गांधी को रिसीव करने के लिए जब वो गई थी सोवियत संघ की यात्रा पे, जी। तो उनको, और जब पंडित नेहरू गए थे तो वो
कई दिनों तक वहां रहे थे और बहुत अलग अलग इलाकों में उन्होंने यात्राएं की थी, ट्रेन से और हेलीकॉप्टर से और गाड़ियों से। तो हमारा तो, और देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत पंडित पहले नेहरू को तो 1927 में 10 साल जब पूरा हुआ था रशियन क्रांति का, तब भी बुलाया गया था। वो तो खैर पुरानी बिल्कुल, बातें तो छोड़ ही देते हैं फिलहाल। जी। हाँ, लेकिन एक चीज और यहाँ पे है, पुरानी बातें इसलिए मैं कहूंगा कि हमको नहीं छोड़नी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, मैं कहता हूं तो बहुत सारे लोग उस पर एग्री नहीं करते, लेकिन आपको भी पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की देश में भी ये एक स्टाइल है उनका काम करने का, कि वो पुराने प्रोग्राम्स को, पुराने जो स्कीम्स हैं, उन्हीं को रिहैश करके कुछ और नाम देके वो दोबारा चला देते हैं उसको और कहते हैं कि हमने चलाया। तो उसी तरीके से ये जो वो बार बार कहते हैं कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनेगा, यह कुछ नहीं है बल्कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का ही रिहैशिंग है, ये मैं हमेशा कहता हूं। दूसरी तरफ वो जो बार बार कहते हैं कि बहुध्रुवीय दुनिया की तरफ हम बढ़ें, जो मल्टीपोलर। अभी हमारे विदेश मंत्री एससीओ की बैठक में भी उन्होंने कहा, और अच्छी बात है, मैं उसका सपोर्टर हूं। लेकिन इस समझ की स्थापना भी जो है हमारे देश की राजनीति में, हमारे देश की सोच में, वो पंडित नेहरू की देन है, जब उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनाया। और आप याद करिए कि जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ख्रुश्चेव या ब्रेजनेव जो है हमारे उस समय के प्रधानमंत्रियों की जो है इज्जत देते थे, उनका स्वागत करते थे, उसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति भी हमारे नेताओं को उतना ही रिस्पेक्ट देते थे। और चीन का तो ये मसला थोड़ा ये 62 वाला हो गया था, लेकिन उसके बाद जब 88 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी गए हैं, तो आप उस समय के वीडियो और फुटेज देख लीजिए। आज कुंवर नटवर सिंह उस समय वहां पे ये सारी चीजें कराने में उनकी एक भूमिका थी, विदेश सेवा में थे। आप याद, उनकी किताब में सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, और वो अब भाजपा में भी है, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि भाजपाइयों को भी उन बातों से कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो एक तो हम ये समझें कि प्राइम मिनिस्टर, जो जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री ने को जो स्वागत मिल रहा है वहां पे, जो आदर मिल रहा है, या कहीं भी ऑस्ट्रिया गए हैं तो वहां पे बहुत अच्छा स्वागत हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये भारत का स्वागत है और भारत के प्रति जो गुडविल है। देखिए, हम लोगों को हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवासी आज भारतीय हैं। तो वो बाहर जो काम कर रहे हैं, क्या दुनिया नहीं देख रही है कि ये कितने मेहनती हैं, कितने भले लोग हैं? और अभी पीछे एक पता नहीं किसने कह दिया था कि, शायद प्रधानमंत्री मोदी ने ही कह दिया था कि वो फिल्म आई थी तो लोगों ने गांधी को जाना था, एटनबरो वाली। तो अब इस तरीके की बातें करें वो चाहे और लोग, लेकिन सच ये है कि भारत की एक जो छवि है, जो हमारा एक इमेज जो है, प्राइम मिनिस्टर को भी कहना पड़ता है ना कि भाई यह युद्ध का नहीं बुद्ध का दौर है। तो हमारी तो संस्कृति की जड़ें उतनी मजबूत हैं, उतनी पुरानी हैं। तो बहरहाल, प्रधानमंत्री की रूस की यात्रा में जो चीज मैं समझ पा रहा हूं वो 2-3 चीजें हैं। मैं देख रहा था बीबीसी में एक आर्टिकल आया है जो उनके इंडिया में कॉरेस्पॉन्डेंट ने लिखा है कि प्रधानमंत्री बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि यह ठीक समझ नहीं है कि आप भाई कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अमेरिका के भी करीबी हैं और हम रूस के भी करीबी हैं। मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री मोदी को या भारत को, अभी जो हमारी हम इकोनॉमी बने हैं, हमें उतना बैलेंसिंग एक्ट करने की कोई मजबूरी नहीं है, पहली चीज। और जब मैं ये कह रहा हूं कि हमारी मजबूरी नहीं है, तो इसका बेस जो है वो काफी पहले से, एक तो हमने जो बात कही कि रूस के साथ जो हमारी ऐतिहासिक जो हमारा रिश्ता है, और प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा कि हर भारतीय यह जानता है, पहले उन्होंने कहा था कि हर भारतीय यह जानता है कि रूस हमारा दोस्त है, कुछ साल पहले उन्होंने कहा था। इस यात्रा में उन्होंने कहा कि हर भारतीय यह दिलो दिमाग से समझता है, जानता है कि रूस हमारे सुख दुख का साथी है। और उन्होंने वो लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, इसका भी जिक्र किया उन्होंने, जब वो इंडियन डायस्पोरा से मिल रहे थे, डायस्पोरा से बात कर रहे थे। तो एक तो वो बेस है हमारा। दूसरा बेस जो है, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई थी रशिया के साथ, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में 2010 में उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो समझौता हुआ था, उसको उसका लेवल बढ़ा के स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर दिया गया था। बिल्कुल। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, तो देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की का एक और स्टाइल हम लोगों ने देखा है, और वो खुद भी इस चीज को काफी फैनफेयर के साथ रखते हैं
कि ग्लोबल लीडर्स के साथ उनकी व्यक्तिगत जो है दोस्ती है, तस्वीरें आ जाए, तस्वीरें आए, उस तरीके से वो हाथ करते भी मिलाते हैं। हुए, गले मिलते हुए, और वो सारा कुछ जो करते हैं वो। हाँ, हाँ, और वो बोलते भी हैं, जैसे आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि बराक ओबामा से ओबामा तो से मेरी तुम तो तू तड़ाक वाली दोस्ती है। और अभी एक वीडियो चल रहा था कि जिसमें वो पुतिन को थपथपाते हुए कह रहे हैं कि मेरा दोस्त बहुत हिम्मती है, साहसी है। तो एक वो रैपो करने की कोशिश करते हैं, और फिर आप उनका मीडिया है और तमाम चीजें हैं, चीजों को थोड़ा सा ज्यादा फ्लेयर अप किया जाता है। लेकिन इसका बेस है जो मैंने बताया कि वाजपेयी के समय, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय हमने एक वो की, और अभी जो स्थिति है, जो आपने कहा सस्ता तेल लेने वाली बात, आप याद करें कि दुनिया के और देशों की तरह हमारा देश भी बड़ी महंगाई, मुद्रास्फीति, इन सब चीजों की चपेट में है, अभी भी है, जो रोज हम लोग बात कर रहे हैं कि दाल क्या है, सब्जी का भाव क्या है। तो रूस से जो हमने सस्ता तेल लिया, उससे दो चीजें हुई, दो पॉजिटिव चीजें हुई। एक तो ये हुआ कि हमारे ऊपर तेल का प्रेशर नहीं बढ़ा। दूसरा फायदा ये हुआ कि हमारी कंपनियों ने उस तेल को सस्ते में खरीद के और देश के भीतर और दूसरे देशों को महंगे दाम पर बेच के अच्छा खासा मुनाफा कमाया। और भारत सरकार ने दो बार विंडफॉल टैक्स लगाया, जिससे गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू आया, तो कंपनियों का भी प्रॉफिट बढ़ा, सरकार को भी कुछ आमदनी हुई, और लोगों को उनके तेल के दाम नहीं बढ़े। हालांकि यह बात मैं कहना चाहूंगा कि विपक्ष या लोग जो हैं वह सरकार पर यह दबाव डालने में विफल रहे कि उस सस्ते तेल का एक हिस्सा ग्राहकों को भी जाना चाहिए था। आपको तेल के दाम में ग्राहकों को कोई फायदा नहीं हुआ, ग्राहकों का तो दाम बढ़ता ही रहा, थोड़ा थोड़ा ही सही, थोड़ा थोड़ा सही। लेकिन अगर वो आप सस्ता नहीं खरीदते तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि बहुत ज्यादा बढ़ सकता था। लेकिन अगर भारत सरकार ने पहले भी, जब तेल के दाम कम हुए थे, तो आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि ये मेरे अच्छे कर्मों का फल है कि मेरे आते ही तेल के दाम घट गए। तो अगर आप अगर उस प्रॉफिट को अगर ग्राहकों को ट्रांसफर करते, तो ये बीच बीच में जो महंगाई के झटके लगे, तो शायद वो झटके हम और कमजोर कर देते, उतना नुकसान नहीं होता, उतना हमको महंगाई नहीं झेलनी पड़ती। बहरहाल, तो एक तो ये तेल का मामला है। दूसरा मामला ये है कि देखिए, भारत का जो पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, इसमें हमारा बिजनेस है करीब 65 अरब डॉलर का रूस के साथ, जिसमें कि 61 अरब डॉलर उनका बिजनेस है। तो और एक और समझौता दोनों देशों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों देश इन्वेस्टमेंट को अगले साल तक 2025 तक 50 अरब डॉलर करें। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की यात्रा में एक ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था कि भाई वो चाहते हैं कि जब रशिया इतना पैसा हमसे कमा रहा है, तो वो उस पैसे का एक हिस्सा भारत में निवेश करे। जो कि मैं बार बार कहता हूं, तो लोग मुझे चीन का एजेंट बोल देते हैं, कि मैं यही बात कहता हूं चीन के बारे में, कि जब चीन हमसे इतना पैसा ले जा रहा है, तो हम चीन को कहें कि भाई ये इसका कुछ हिस्सा जो है तुम देश में लगाओ, हमारे वापस यहीं पर। और चीन पूरी दुनिया में लगा रहा है, पूरी दुनिया में लगा रहा है, इनफैक्ट हमारे यहाँ भी लगा रहा है, लेकिन जितना उसका फायदा है उस तुलना में वो उस अनुपात में बहुत कम है। और दूसरी चीज जो अमेरिका करता है, देखिए अमेरिका से हमारा व्यापार जो है फायदे में है, वहां से रेमिटेंस भी अच्छा आता है। तो अमेरिका क्या करता है कि उस पैसे से बीच बीच में हमसे हथियार खरीदवा लेगा, कुछ कर लेगा, तो कुछ पैसा उसका रह जाता है उसी के देश में। तो एक तो ये कंपोनेंट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, जो कि निश्चित रूप से देखिए, जब दो नेता मिलते हैं तो वहां पे विषय नहीं होते, मतलब कहने का मतलब कि ये नहीं होता कि इन 5 चीजों पे हम बात करेंगे, वहां पे तमाम बातें होंगी। इसीलिए आप देखते होंगे कि 2 मिनट वो लोग अपनी अपनी बात बोलते हैं, तब तक मीडिया रहता है, फिर मीडिया को कह दिया जाता है कि भाई अब आप बाहर जाइए, और फिर दोनों नेता 1 to 1 बात करें या अपने डेलीगेशन के साथ बात करें। तो मुझे लगता है कि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई होगी, चीन के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, जिसपे कि पिछले दिनों अस्ताना में जयशंकर और वांग यी के बीच में जो बातचीत का जो निष्कर्ष निकला, तो मुझे लगता है कि पुतिन जो बहुत लंबे समय से, आपको याद होगा कि उन्होंने मॉस्को में रक्षा मंत्रियों की बैठक कराने का भी इंतजाम कर लिया था, राजनाथ जी गए भी थे, लेकिन उस समय देश में कुछ हो गया था या क्या हो गया था, मतलब वो नॉर्मल बातचीत ही हो पाई, वो कुछ मामला आगे नहीं बढ़ पाया था।
तो अब जब आप 13, 14, 15 बार मिलिट्री ऑफिसर्स की मीटिंग कर चुके हैं भारत और चाइना की, तो इसका नेक्स्ट स्टेज ये है कि अब कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर बातचीत हो। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन एक अच्छे मध्यस्थ के रूप में, क्योंकि भारत से भी वो करीब हैं, चीन से भी बहुत करीब हैं। और भारतीय मीडिया में मैंने देखा, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत ही बेकार की खबर कि जब जिनपिंग गए थे तो उनको रिसीव करने के लिए जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए थे, उनसे सीनियर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्वागत के लिए भेजा गया। आप देख रहे हैं ना कि क्या किस तरीके की बात है ये। जब वहां की एक कैबिनेट है, उस कैबिनेट में जिस तरीके से हमारे यहाँ होता है कि भाई कुछ लोगों का जिम्मा है, जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, तो उस लिहाज से जो डिग्निटरी आएगा उसके हिसाब से डेलीगेट किया जाता है कि भाई आप देख लीजिए, या आप उस देश को अच्छा समझते हैं, जानते हैं अच्छे से, उसके बारे में आपकी जानकारी है। कई बार होता है कि आप अगर लैंग्वेज जानते हैं तो आपको डिप्यूट कर दिया जाता है, अरे भाई तुम। और दूसरी चीज, एक चीज होती है कि भाई उपलब्ध कौन है, किस लेवल पे है, क्या क्या मसला चल रहा है। रूस एक युद्ध में है, तो आप ये कि वो सीनियर है उसको भेज दिया, यार भाई सीनियर है तो क्या कर दिया, अभी तो उन्होंने एक अर्थशास्त्री को उठा के जो है रक्षा मंत्री बना दिया है। तो ये बातें कही गई। एक दूसरी रिपोर्ट मैंने देखा अपने मीडिया में कि प्राइम मिनिस्टर की यात्रा, चीन से रूस के जो संबंध हैं उन संबंधों के लिए ये एक खतरे की घंटी या इस तरीके की है। आप बताइए, आप $65 बिलियन का बिजनेस आपने पिछले साल किया है, चीन ने $240 अरब का बिजनेस किया है। चीन रूस का आधा तेल और गैस खरीद के ले जाता है, उसका सारा खनिज वो खरीदता है। उसके फाइनेंशियल सिस्टम को जब ये युद्ध के बाद सैंक्शंस लगे हैं, तो वो चाइनीज पेमेंट सिस्टम सारा, उस मीर वहां का है पेमेंट सिस्टम, उसको पूरा वो चाइनीज जो भी व्यवस्था है वो उसको हैंडल कर रही है। सेंट्रल एशिया में जहां रूस का प्रभाव है, और स्वाभाविक रूप से प्रभाव होगा क्योंकि वो सोवियत संघ के हिस्से रहे हैं, वो रिपब्लिक के हैं जी, लेकिन वहां पे सबसे अधिक जो निवेश है और वहां सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है वो चीन के साथ होता है, चीन से होता है। और ये जो सैंक्शंस के बाद रशिया में फिर भी मर्सिडीज गाड़ियां बिक रही हैं, आईफोन बिक रहे हैं, नाइकी के जूते मिल रहे हैं, तो ये कैसे मिल रहे हैं? तो ये हो क्या रहा है कि यूरोप से या और जगहों पे जहां भी ये चीजें बनती हैं, वहां से ये चीजें जा रही हैं सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया से वो रसिया भेजी जा रही है। हालांकि उसमें भी रूसियों को फायदा हो रहा है, क्योंकि कंपनियां अपना बेचने के चलते अपना मार्जिन कम कर रही हैं। तो अब आप सोचिए कि इस तरीके की घनिष्ठ मित्रता को आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जाके उसमें जो है कुछ उसके लिए खतरा पैदा कर रहे हैं और खलल डाल देंगे। मतलब आप किस तरीके से हमारी मीडिया या हमारे बहुत सारे विचारक जो हैं वो, मतलब मैं अगर मुझे विदेश मंत्रालय तक मेरी रसाई होती, मेरी पहुंच होती, तो मैं बोलता कि भाई इन लोगों को बोलो यार कि अपनी थोड़ी सी मतलब ध्यान रखें कि क्या आप कुछ भी लिख दे रहे हो, कुछ भी छाप दे रहे हो। अब मान लीजिए जब आप ये बात लिखेंगे कि ये सीनियर उप प्रधानमंत्री नहीं आया था, जूनियर उप प्रधानमंत्री आया था, तो ये चीज अगर वहां के उन्हीं नेताओं को उसी कैबिनेट को के सामने रखी जाएगी तो उनको कैसा फील होगा? जब आप कह रहे हैं कि रूस हमारा सबसे अजीज दोस्त है, तो आप उसके नेताओं के बारे में आप ये क्या कैटेगराइजेशन कर रहे हो? तो खैर, तो मैं समझता हूं कि एक तो ये निवेश वाला मसला, और दूसरा चीन के साथ आगे क्या होगा, क्योंकि एक तो प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा की है कि कजान में और एक और जगह 2 नए वाणिज्य दूतावास भारत खोलेगा। इसका मतलब मुझे लगता है कि एससीओ तो अपने घरेलू व्यस्तताओं और दूसरे कार्यक्रमों की वजह से वो नहीं जा पाए। हालांकि उसमें भी लोगों ने ये कहने की कोशिश की कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ डायस नहीं शेयर करना चाहते थे, या चीन के राष्ट्रपति के साथ नहीं मिलना चाहते थे, इस तरह की भी बातें हुई, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर चीन के प्रधानमंत्री से नहीं मिलना चाहते तो ब्रिक्स वाले में क्यों गए थे दक्षिण अफ्रीका, या फिर एससीओ वाली वर्चुअल मीटिंग में क्यों बैठे थे, फिर हमारा विदेश मंत्री क्यों मीटिंग में जाएगा भाई? तो मैं समझता हूं कि कजान में जो ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है अक्टूबर में, तो मेरा अपना मानना यह है कि प्राइम मिनिस्टर की इस यात्रा में यह बात जरूर हुई होगी
क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पुतिन ये चीज कोई छुपाया नहीं, उन्होंने पिछले कई सालों से वो लगातार इस तरीके के इंडिकेशन दे चुके हैं कि वो चाहते हैं कि भारत और चीन जो है एक टेबल पे बैठ के और वो अपने आपसी मसलों को सुलझाएं। तो मुझे लगता है कि ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बातचीत का रहा होगा। एक छोटी सी टिप्पणी आपकी, जो ब्रिटेन और फ्रांस में सरकारें बदली हैं, उसका नेशनल इंटरनेशनल सिनेरियो, फलस्तीन, इजराइल, इन सब पर क्या असर पड़ेगा, इस पर एक छोटी सी टिप्पणी मैं चाहता हूँ। देखिए, आपके पिछले प्रोग्राम में हमने बात कही थी, जो बहुत सारे लोग अनुमान लगा रहे थे, मैंने भी कहा था कि 2017 में कॉर्बिन को जितना वोट आया था उतना वोट इनको नहीं मिलेगा, भले वो सीटें चाहे जितनी जीत जाएं। तो सीटें उन्होंने जीता और कॉर्बिन ने 2000 माना जा रहा था कि कॉर्बिन के 2019 से ये बहुत ज्यादा वोट लाएंगे, लेकिन वो भी नहीं ला पाए हैं, 2% का अंतर है। तो एक तो चीज है कि जो इनका ऑपोजिशन था, कंजर्वेटिव पार्टी थी, वो बुरी तरीके से बिखर गई, वो 42% से सीधे 24% पर आ गिरी। और फिर जो नाइजल फराज ने अपनी नई पार्टी बनाई है, उसने सीटें कम जीती, लेकिन उन्होंने करीब 11-12% का डेंट मार दिया है। और इसी तरीके से फिलिस्तीन इजराइल का मुद्दा जो था इस चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट था। लेबर पार्टी के कैंडिडेट्स को हरा के 3 निर्दलीय ऐसे जीते हैं जिनका एजेंडा ही फिलिस्तीन था। उसके अलावा बहुत सारे इलाकों में मुस्लिम्स, अफ्रीकन और बहुत सारे दूसरे देशों के जो दूसरे मूल के जो लोग हैं, उन्होंने लेबर, जो कि ट्रेडिशनल लेबर वोटर हैं, और लेबर को एक और फायदा जो सीट के टर्म्स में हुआ कि स्कॉटलैंड में स्कॉटिश नेशनल पार्टी जो है बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई, और वेल्स में जहां पे कंजर्वेटिव पार्टी ठीक ठाक जीत जाती थी वहां पर वो 0 हो गई। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के हमने देखा कि कियर स्टारमर को इतना बड़ा सीटों के लिहाज से जनादेश मिला है। लेकिन जैसा आपने कहा कि वो लेबर पार्टी, अब वो लेबर पार्टी नहीं है। और इंटरेस्टिंग चीज है कि अमेरिका में भी होता है और ब्रिटिश या यूरोपियन पॉलिटिक्स में होता है, हमारे यहाँ भी होता है, कि जो आउटगोइंग होता है या जो पुराने नेता होते हैं वो आमतौर पर डायरेक्टली प्रधानमंत्री को सलाह नहीं देते या प्रधानमंत्री पर डायरेक्टली वो टीका टिप्पणी नहीं करते अगर वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है तो लेकिन हमने अभी देखा कि स्टारमर ने जो है शपथ ग्रहण किया और उसके तुरंत जो है टोनी ब्लेयर ने उनको ज्ञान दे दिया कि भाई क्या क्या करोगे। तो हम तो ये अनुमान लगा सकते हैं, जिसको कि उन्होंने स्पष्ट किया हुआ है चुनाव कैंपेन में भी और बाद में भी, और टोनी ब्लेयर ने भी उनको कहा है कि माइग्रेशन पर कंट्रोल करो। तो और इजराइल पे उनकी पोजीशन दुनिया जानती है। फिलिस्तीन को उन्होंने कहा था कि वो फिलिस्तीन को मान्यता देंगे, लेकिन वो उस चीज को अब पीछे रख दिया गया है। तो मुझे लगता है कि जो ऋषि सुनक की या हालांकि सीज फायर की बात की है इन्होंने, जो पहले ये भी करने से बच रहे थे। हाँ, ये भी बच रहे थे, लेकिन कम से कम उसमें तो ऋषि सुनक को तो क्रेडिट देना पड़ेगा कि सीज फायर के प्रस्तावों पर उन्होंने हमेशा सुरक्षा परिषद में ब्रिटेन ने जो है उसके फेवर में सपोर्ट किया। तो मैं समझता हूं कि मेन जो चैलेंज है, देखिए स्टारमर का, कि स्टारमर यूक्रेन के मसले पे क्या भूमिका निभा पाते हैं। दूसरा कि जब ट्रंप अगर आते हैं तो उस समय वो अमेरिकी पॉलिटिक्स के साथ, अमेरिकी पॉलिसीज के साथ कैसे साबका बिठाते हैं। लेकिन उनकी मुख्य चुनौती वो है जो है वह ब्रिटेन में जो इकोनॉमिक आर्थिक विषमता जो भयानक हुई है, लोगों का जीना मुश्किल है। वहां पे कंपनियां कह रही हैं कि हम पैसा लगा रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, आदमी नहीं है काम करने के लिए। तो ये चैलेंजेस उनके सामने सबसे प्रमुख होंगे। और रही बात फ्रांस की, तो फ्रांस में अब देखिए कि सरकार किस तरीके से बनती है। और एक अच्छी चीज थोड़ी सी दिखी है कम से कम ब्रिटेन में भी और यहां भी, कि लोग सिर्फ सड़कों पे ही नहीं उतर रहे हैं, चाहे गाजा का मसला हो, चाहे किसानों का मसला हो, या बेरोजगारी वगैरह को लेके हो, रेसिज्म को लेके हो। अब हम देख रहे हैं कि पिछले जो कुछ साल पहले तक लगने लगा था कि यूरोप की राजनीति किसी अंधेरी खोह में जा रही है, मैं सिर्फ फार राइट के हिसाब से नहीं कर रहा हूं, पॉलिसी के लेवल पे रेसिज्म बढ़ रहा था, दंगे फसाद हो रहे थे पूरे यूरोप में। तो मुझे लग रहा है कि अब लोगों ने, कम से कम मतदाताओं के एक सेक्शन ने एक्शन लेना शुरू किया है। अब वो पॉलिटिकली साथ ही प्रकाश भाई, कहीं ये लगता है कि ये टू पार्टी सिस्टम जो लंबे समय से कम इंग्लैंड में चलता रहा, अब वो कहीं ना कहीं डेंट लगी है इस चुनाव में उसको।
बिल्कुल और वहां भी यूएस में लगी भी है, लग सकते, और यूएस में भी लग सकती है। वहां भी लगी है और फ्रांस में भी लगी है। फ्रांस में सिर्फ इस वजह से नहीं कि लेफ्ट को नंबर 1 वोट मिल गया। फ्रांस में आप देखिए कि ग्रीन पार्टी ने कितना बढ़िया परफॉर्मेंस किया। बहुत बढ़िया किया। तो और लिबरल डेमोक्रेट ने किस तरीके से लंदन में, ब्रिटेन में परफॉर्म किया है। तो निश्चित रूप से ये चीज है। लेकिन देखिए अमेरिकी पॉलिटिक्स में क्या है, दिक्कत उनकी व्यवस्था में है। आपने इतना परसेंट वोट नहीं लाया तो आप बैलेट पे ही नहीं होंगे। कम से कम यूरोप में चाहे भारत में है ना कि भाई आप 2 आदमी ले आइए, बैलेट पे चले जाइए। लेकिन वहां पे आप बैलेट पे जाना तो दूर, आप प्रेसिडेंशियल डिबेट्स में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप टेलीविजन पे आपको वो कैंपेन के लिए समय नहीं मिल सकता। ये तमाम जो चीजें हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसे मिलते हैं चुनाव के लिए, वो नहीं मिल सकता आपको। तो वहां पे इतना ज्यादा रिजिड सिस्टम है अमेरिका में कि उसको 2 पार्टी सिस्टम से मतलब अभी हटने में उसको टाइम लगेगा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि बीच बीच में ऐसे कैंडिडेट्स आए हैं जिन्होंने कम से कम कुछ राज्यों में तो इन दोनों कैंडिडेट्स को, मेन कैंडिडेट्स को डेंट किया है। और पिछले चुनाव में हिलरी क्लिंटन के टाइम पे ग्रीन पार्टी की कैंडिडेट ने कुछ जगहों पे डेंट किया था। उससे पहले पेरोस, क्या उनका नाम होता था, वो 12 स्टेट में एक बार बैलेट पे थे। तो इस तरीके से उम्मीद है, लेकिन मुझे लगता है अमेरिका के लिए अभी उतना आसान नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। देश विदेश सबकी राजनीति जब पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। जो दिखता है अक्सर वही पीछे होता नहीं है, और कुछ औपचारिकताएं होती हैं जिनको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं किया जाना चाहिए। जैसे दोनों तरफ से, जैसे अगर प्रधानमंत्री बातचीत में कहते हैं कि आपसे गप्पें करूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो टाइम पास करने गए हैं। उनके घर पर उन्होंने बुलाया था और दोनों लोगों ने व्यक्तिगत तरीके की बात करने की वहां पे कोशिश की। दुनिया को संदेश दिया जाता है। ऐसे ही अगर वो गोल्फ वाली कार में घूम रहे हैं, तो गोल्फ वाली कार जो छोटी सी होती है, वो रईसी का प्रतीक होती है, किसी गरीबी का प्रतीक नहीं होती है। कहाँ लेके जा रहे हैं इस पर तय होता है। ऐसी चीजों पर ट्रॉल करने से भी बचना चाहिए, और ऐसी तस्वीरों को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने से भी बचना चाहिए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होती है वो बिल्कुल अलग तरह की चीज होती है। उसको एक्सपर्ट से ही समझा जाए तो कायदे से समझ में आती है। इसीलिए मैं प्रकाश भाई को आपके बीच में लगातार लाता रहता हूँ, खुद भी समझता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप तक भी सारी बातें सब पहुंचे। बहुत शुक्रिया प्रकाश भाई। बहुत